हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज हम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको इंडिसेंट जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो बेसिकली आरजेएस राजस्थान जुडिशरी के अंदर पूछा जाता है, छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो छोटा सा लेक्चर के थ्रू ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें 1-2 केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी बता दूंगी और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट जो 1986 है, वो बेसिकली बात करता है कि आप किसी भी तरीके का इंडिसेंट तरीके से आप वुमन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे किसी भी फॉर्म में, चाहे लेटर, फिगर्स, मार्क्स जो भी हैं, ठीक है, और या आपने किसी भी तरीके से आप वुमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिसेंट वे में, तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को राइट दे रखे हैं आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत, तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये वुमेन को हर तरीके की अश्लीलता से बचाने के लिए बनाया गया है। तो पढ़ते हैं इसका प्रियम्बल क्या कहता है। ये एक्ट नंबर 60 है 1986 का। इसको जो एनफोर्समेंट हुआ था वो 2 अक्टूबर 1987 को हुआ था और प्रेसिडेंशियल असेंट इसको 23 दिसंबर 1986 को मिले थे। एक बार आरजीएस के अंदर क्वेश्चन आया था, शायद प्री 2021 की बात है। उसके अंदर ये जो गजट के अंदर जो नोटिफिकेशन वाली डेट है, जो आपको जो ओरिजिनल बेयर एक्ट होता है, जो ऑफिशियल गजट के अंदर बेयर एक्ट पब्लिश होता है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो नीचे नोट्स दिए हुए होते हैं, उसमें एक्चुअली 2 डेट आ गई थी। एक तो था 2 अक्टूबर 1987 और एक थी डेट 25 सितंबर 1987। तो उसमें ये था कि ऑफिशियल गजट के अंदर कब प्रकाशित हुई थी। तो उसका ये इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, दोनों डेट को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर देना था। तो इस तरीके से आप डेट का छोटे जो एक्ट होते हैं उनको बारीकी से, जितना हो सके उतना बारीकी से पढ़ने की और समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का पुटअप किया जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन through advertisement or in publication, writing, paintings, figures or in any other manner for matters connected therewith or incidental thereto। कहने का मतलब प्रोहिबिशन है, रोक है किस चीज की। आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, असली निरूपण जैसे कहते हैं, नहीं करोगे, वुमन का नहीं करोगे किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, और पब्लिकेशन कोई भी पब्लिश कर दी, चाहे बुक पब्लिश कर दी, कोई पैम्पलेट पब्लिश कर दिया, या किसी भी वे में पब्लिकेशन से, राइटिंग से, लिखकर, या पेंटिंग से, या फिगर से, या फिर कोई भी एनी अदर मैनर हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस एक्ट के दायरे में लाकर पनिश किया जा सकता है। इसका जो एक्सटेंट है वो होल ऑफ इंडिया है। पहले ये जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन आप सभी को पता है 31 अक्टूबर 31/10/2019 के बाद ये होल ऑफ जो इंडिया है उस पर अप्लीकेबल है। वो एक्ट नंबर 34 था 2019 का। उसके बाद ये सभी मतलब संपूर्ण भारत के ऊपर लागू है। उसके बाद है ये नोटिफाई जब हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ऑफिशियल गजट ओजी के अंदर पब्लिश किया तब ये नोटिफाई हुआ। सेक्शन 2 डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले आरजेएस में भी डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है, तो डेफिनेशन आप देख के जाएं, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, आरजेएस 2024 के अंदर बी में से आया था, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आया था, और आरजेएस प्री 2021 में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से आया था, जो सी जो है इसका क्लोज सी। तो 2A में एडवर्टीजमेंट दे रखा है, बी में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सी में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन दे रखा है, डी में लेबल दे रखा है, ई में पैकेज दे रखा है और एफ में प्रेस्क्राइब्ड दे रखा है। ए है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इंक्लूड्स एनी नोटिस, कोई भी नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, लेबल हो सकता है, रैपर हो सकता है और अदर डॉक्यूमेंट। कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। एंड
ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। अगर आपने कोई लाइट के थ्रू, जैसे कोई भी लेजर लाइटिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की लाइटिंग, जैसे प्रोजेक्टर लाइट वगैरह होती है, या गैस के फॉर्म में या फिर स्मोक के फॉर्म में धुआं कर कर इस तरीके का चित्र बना दिया आपने किसी वुमन का जो विजिबल है, ठीक है, तो ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट कर दिया तो वो एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अपन ने बीएनएस के अंदर देखी थी, ठीक है। उसके बाद है बी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। चाहे आप पेड आप डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो, इस तरीके का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो वो इसके अंदर शामिल होगा। सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री मीन्स, ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सी क्या कहता है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन क्या होती है? किसे कहोगे कि आपने किसी वुमन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन, आपने डिपिक्ट किया, दर्शाया है जो वुमन का फिगर है, ठीक है, हर फॉर्म, हर और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट, जो देखने से ऐसा लगता है कि अश्लील है, इंडिसेंट है, ठीक है, और डेरोगेटरी या कम करता है, डेनिग्रेटिंग वुमन और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मॉरलिटी और मोरल्स, जो देखने से लगता है कि अश्लील है और इस तरीके का आपने वुमन का फिगर, उसका बॉडी फॉर्म या कोई भी इस तरीके का आपने रिप्रेजेंट किया है वुमन को इस तरीके से, तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये जो सी कहता है। फिर डी कहता है लेबल। लेबल क्या होता है? मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपीयरिंग अपन एनी पैकेज, ठीक है। किसी भी पैकेज के ऊपर कोई मार्किंग की है, कोई राइटिंग की है, कोई प्रिंटिंग, कोई ग्राफिक अगर आपने मैटर में अफिक्स किया है, कुछ भी अपीयर होता है तो वो क्या है? लेबल है। ई है पैकेज। पैकेज में बॉक्स, कार्टन और टिन और अदर कंटेनर इंक्लूड है। एफ है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब है जो रूल्स के द्वारा और इस एक्ट के तहत प्रेस्क्राइब किए जाए, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3, 4, वैसे तो ये पूरा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो कोई सेक्शन को छोड़ के, बाकी छोटा सा एक्ट है, तो 3 और 4 पर तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। 3 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। अब 3 रोक लगाता है कि आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन नहीं करोगे। नो पर्सन में सब इंक्लूड है। नो पर्सन शैल publish or cause to be published or arrange or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contain इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन नहीं करोगे, कोई भी एग्जीबिशन, कोई भी इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करोगे आप जिससे कि इंडिसेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कोज हो, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 रोक लगाता है। उसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, pamphlets और etc containing indecent representation of women. No person shall produce or cause to be produced, ठीक है। कोई ऐसा कोई भी उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा, कोई हायर और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, किराए पर भी नहीं लेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, ठीक है, इधर उधर नहीं फैलाएगा। सेंड बाय एनी पोस्ट, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, ड्राइंग, राइटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। मतलब कोई भी इस तरीके का काम नहीं करेगा जिससे कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो, ठीक है। तो प्रोहिबिशन एडवर्टीजमेंट पर तो रोक लगाता है सेक्शन 3, पब्लिकेशन और सेंडिंग पर रोक लगाता है सेक्शन 4। तो कंफ्यूज मत होना, 3 खाली एडवर्टीजमेंट की बात करता है, 4 पब्लिकेशन और इसका जो क्राइटेरिया है वो ब्रॉड है। मेनली जो ज्यादातर संभावना होती है वो 4 से ही पूछी जाने की होती है। अब क्या है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। लेकिन इन चीजों पर ये 2-3 चीज दे रखी है, जैसे क्लोज ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। इन तीनों के ऊपर ये सेक्शन 4 की बातें लागू नहीं होगी। क्या नहीं लागू होगी? कि एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर अगर हुआ है पब्लिकेशन इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड, ये प्रूव्ड करना पड़ेगा। जिस पर्सन ने ये करा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर ही रहेगा, तो वो प्रूफ करेगा कोर्ट के सामने कि जज साहब मैंने तो इसको पब्लिक गुड के अंदर किया था, मतलब लोगों की भलाई के लिए किया है। ऑन द ग्राउंड डेट बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म,
राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, ठीक है। चाहे हो सकता है विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य और आर्ट कला के रूप में हो सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है, और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, और जनरल कंसर्न जनरल पब्लिक के लिए ऐसा डिपिक्शन करना ज़रूरी है। उसमें किया था, गुड फेथ में किया था, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, वो सेक्शन 4 के अंदर पनिशेबल नहीं होगा। उसी तरीके से विच इज कैप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए अगर होता है, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए, तो नहीं माना जाएगा। उसके बाद है एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, अनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन इन, जैसे आपने बहुत सारी ऐसी भारत के अंदर कलाकृतियां देखी होंगी, ठीक है, तो आप उनको इस श्रेणी में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पर बाहर कर दिया है उनको इस क्षेत्राधिकार से। जैसे एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट, अगर ऐसा कोई भी एंशियंट मॉन्यूमेंट आती है, कोई कलाकृति आती है जो इस एक्ट के तहत आती है, ठीक है, साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जो एक्ट नंबर 24 ऑफ 1958 है, और एनी टेम्पल और कोई कार अगर यूज हो रही है, कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज एनी रिलीजियस पर्पस, और कोई कार भी ऐसी यूज हो रही है इन सब चीज़ों, इन सब मूर्तियों वगैरह को ले जाने के लिए, तो आप इनको इसमें पनिश नहीं करोगे। एनी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 37 ऑफ 1952 विल बी एप्लीकेबल, जिन पर ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट लागू होता है ऐसी फिल्मों के ऊपर, उनके पार्ट सेकंड पर भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है कि सेक्शन 4 सभी पर अप्लाई होगा, लेकिन कुछ जो शर्तें इसमें ABC दे रखी है उसको छोड़ के सभी पर अप्लाई होगा। उसके बाद है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है पावर टू एंटर एंड सर्च। ये मेंस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्री में खाली इतना पूछ सकता है कि सर्च और एंटर की पावर किस में दे रखी है, तो सेक्शन 5 में दे रखी है, ठीक है। वैसे तो अब मैं क्या ही बोलूँ रहने दो। तो सेक्शन 5 है पावर्स टू एंटर एंड सर्च, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना एक्ट सेंट्रल का है, लेकिन यहाँ पर गजेटेड को कौन ऑथराइज कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया इन फॉर विच ही इज सो ऑथराइज्ड, ठीक है। तो ऑथराइज करेगी सर्च और एंटर और सर्च करने के लिए। ए में क्या करेगा? एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम में, ठीक है ना। और विथ सच असिस्टेंट इफ एनी एज ही कंसिडर नेसेसरी एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन to believe that an offense under this act or has been or is being committed, ठीक है। अगर वो हर रीजनेबल टाइम में क्या करेगा? ऐसे प्लेस की क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है, ठीक है, सर्च कर सकता है जहां उसको लगता है कि कोई ऑफेंस मतलब कमिट हुआ है, ठीक है, और ऑफेंस को लेकर इस ऑफेंस अपराध को लेकर उसको आशंका है कमिट हुआ है, ठीक है। सीज एनी एडवर्टीजमेंट, जब्त कर सकता है कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी बुक, कोई पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच ही हैज रीजन टू बिलीव कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर उसको लगता है कि इस एक्ट के तहत कोई ऐसे मतलब किसी भी प्रोविजन का, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो उन सब चीज़ों को, उन एडवर्टीजमेंट को, उन बुक, पेपर, स्लाइड, फिल्म जो भी है ऐसे, तो वो क्या कर सकता है? उनको सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन्ड इन क्लोज ए एंड सीज द सेम, और जो क्लोज ए में बता रखा है और सीज कर सकता है, उन्हीं सब चीज़ों को सीज कर सकता है और फिगर सीज कर सकता है। एंड द सेम इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव पहले 26 IPC में दे रखा था। रीजन टू बिलीव मतलब आपको नॉलेज है, उसके बारे में पता है, उसको रीजन टू बिलीव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है पूरी IPC BNS के अंदर, देख लेना आप। इट में फर्निश एविडेंस टू ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है तो कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर वगैरह को क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। प्रोवाइडेड एट नो एंट्री अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। अगर प्राइवेट मतलब कोई प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जाना है, ठीक है ना, तो बिना वारंट के वो नहीं जाएगा, ठीक है। वारंट जरूरी है उसको प्रवेश करने के लिए। फिर है
provided further that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, article or thing which contain any such advertisement, including the content if any of such a document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise such a document, article without affecting the integrity, utility or sellable value। कहने का मतलब कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट या कोई भी पेपर, स्लाइड, फिल्म वगैरह इसमें सीज कर सकता है अगर कोई चीज़ ऐसे एम्बोस्ड की गई है, इस तरीके से एनग्रेव की गई है कि उसको डॉक्यूमेंट को सेपरेट करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर सेपरेट किया तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, वो काम का नहीं रहेगा, तो उसको पूरा भी जब्त कर सकते हैं। फिर है सेकंड दे रखा है सबसेक्शन, क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अब BNSS आ गया है, ठीक है। शैल एज फार सो में अप्लाई टू सर्च और सीजर, जो BNSS के अंदर सर्च और सीजर के प्रावधान दे रखे हैं वो ही इसके ऊपर लागू होंगे। दे अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर अंडर द अथॉरिटी और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94, ठीक है। CRPC का सेक्शन 94 था, अब BNS का कोई दूसरा हो गया। फिर है where any person seizes anything under clause B or clause C of subsection 1, he shall as inform the nearest magistrate and take his order as to the custody thereof। तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, अगर ऐसा कोई भी सर्च और सीजर अगर वो करता है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्म करेगा। ये प्रावधान आप बता सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत जरूरी है। आर्टिकल 22 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हो तो। अब है सेक्शन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेनल्टी। आपने पढ़ ली सजा क्या होती है, अब सजा देंगे कितनी, ठीक है, मतलब पनिशमेंट दिया जाएगा लेकिन पनिशमेंट दोगे कितना उसके बारे में बता रखा है। अगर सेक्शन 3 या 4 की गलती करी, ठीक है, तो फिर एनी पर्सन हु कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट, दो तरीके की है, पहली बार अपराध किया और सब्सिक्वेंटली किया, दूसरी बार या उसके बाद करता ही गया, ठीक है ना। तो पहली बार में तो उसको मिलेगा सिंपल या रिगरस, कोई सा भी मिल सकता है, 2 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पढ़ते हैं अपन पूरा। विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, दो तरह के आपको कारावास मिल सकते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है रिगरस होता है विद हार्ड लेबर, ठीक है। ये भी सब BNS के अंदर दे रखा है, ठीक है। पर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या मिलेगी आपको, तो उसमें दे रखा है कि 2 तरह के होते हैं, सिंपल और रिगरस। तो आपको रिगरस या सिंपल में से कोई सा भी मिल सकता है। 2 साल तक की सजा हो सकती है, टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 rupees एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 months, ठीक है। तो अगर आपने दूसरी बार आप माने नहीं और आप गलती करते गए तो भुगतो, फिर 6 महीने से लेकर 5 साल तक का कारावास हो सकता है और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर अपराधी नहीं मानता है तो फिर उसको थोड़ी सी बड़े हुई सजा मिलेगी, ठीक है। तो नॉट लेस देन 6 months बट विच एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो with a fine not less than to 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees, ठीक है। तो ये हो सकती है। अब है सेक्शन 7 है, कहता है कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज के द्वारा, ये लगभग सभी में मिलेगा, आपको NI एक्ट में भी मिलेगा। कंपनी अगर अपराध करती है तो क्या हो गई प्रावधान, तो इसी तरीके से कंपनियों द्वारा अपराध हो गया, ऐसा कंपनी ने ऐसा कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया वुमन का, तो फिर क्या होगा। Where an offence under this act has been committed by a कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, जिसको उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी मैनेजमेंट होता है वो चलाता है, ठीक है, और शेयर होल्डर उन पर कंट्रोल रखते हैं। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफेंस वॉज कमिटेड, जो भी पर्सन जब ऑफेंस हो रहा था तब उसमें क्या थे, मैनेजमेंट में थे, वॉज इन द चार्ज में थे एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। बिजनेस का मतलब है कंपनी के कार्यों करने के लिए इंचार्ज बने हुए थे और उनके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, एज वेल एज द कंपनी तो होगी, कंपनियों के साथ साथ जो भी उनके डायरेक्टर जो भी इंचार्ज है उनको की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, उनको ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है, और उनको अकॉर्डिंगली पनिश्ड किया जाएगा, जितना जिस मतलब ग्रेविटी का उन्होंने अपराध किया उस हिसाब से उनको पनिश किया जाएगा। फर्स्ट बार किया है तो वैसे देखा जाएगा और सेकंड या सब्सिक्वेंट बार किया है तो उस हिसाब से देखा जाएगा।
ये एनआई एक्ट का सेक्शन 141 है, ठीक है, लिखना चाहो तो आप। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or he had exercised all the due diligence to prevent the commission of such offence। ये तो बचाव है ही। अगर व्यक्ति ये साबित कर देता है कि साहब मैं तो नहीं था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि कब इन लोगों ने ऐसा कर दिया, तो वो अपना ड्यू डिलिजेंस अगर कोर्ट के सामने प्रूव करता है तो बच सकता है, बाकी कोई भी चांस नहीं है कि वो बच जाए, ठीक है। अगर वो ड्यू डिलिजेंस कोई व्यक्ति प्रूव कर देता है कि जब अपराध हो रहा था तो उसके संज्ञान में नहीं था, उसके नॉलेज में नहीं था और उसके नॉलेज के बिना अपराध हुआ है, तो उसका कोई दोष नहीं है। अगर ऐसी बात अगर कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो वह बच सकता है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी और इट इज प्रूव्ड द ऑफेंस has been committed with the consent or connivance of the it's attributable to any neglect on the part any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other shall be punished accordingly। मतलब जो डायरेक्टर था उस टाइम, जो सेक्रेटरी था, ठीक है, जो मैनेजर था, उनके कंसेंट से, उनके कनिवेंस से, उनकी सहायता से या किसी भी तरीके से उनको थोड़ा बहुत भी लिटिल नॉलेज था और अपराध हो गया और वो उस टाइम इंचार्ज वगैरह थे, तो वो भी उसके लिए अकॉर्डिंगली पनिशेबल माने जाएंगे और लाइबल माने जाएंगे। फिर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूँ मैं। कंपनी का मतलब, ये लाइनें सेम है हर एक्ट की। कंपनी का मतलब है मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब लोगों का ग्रुप होता है एक तरीके से। एंड इंक्लूड्स अ फर्म, फर्म में आप सब जानते हो फर्म, और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब लोगों का। एंड डायरेक्टर बी है डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म, डायरेक्टर का फर्म से रिलेशन है, पार्टनर इन ए फर्म, ठीक है। फर्म के कंटेस्ट में जो पार्टनर होगा वो डायरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब है सेक्शन 8 है ऑफेंस टू बी कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफेंस, इसके अपराध क्या माने जाएंगे, कॉग्निजिबल माने जाएंगे और बेलिएबल माने जाएंगे। मतलब जमानत मिल सकती है लेकिन कॉग्निजिबल है, ठीक है। जानते हो ना आप कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल। जनरली कॉग्निजिबल केसेस में क्या होती है, एफआईआर वगैरह हो जाती है, ठीक है। नॉन कॉग्निजिबल में नहीं होती है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी होता है इनका, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा अलग प्रोसीजर है इन दोनों का अपराध का, ठीक है, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल के हिसाब से। तो कॉग्निजिबल माने जाएंगे और बेलेबल माने जाएंगे, ठीक है। और विथ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, मतलब सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, बीएनएसएस में कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट के तहत अगर कोई अपराध हुआ है तो उन सारे अपराधों को कॉग्निजिबल प्लस बेलिएबल माना जाएगा। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजिबल, ठीक है। 9 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, हर एक में है बचाव का तो क्लोज, ठीक है ना। अगर आपने गुड फेथ में अगर काम किया है, ठीक है ना, गुड फेथ का मतलब होता है कि विथ केयर और ड्यू अटेंशन, अगर विथ केयर और ड्यू अटेंशन से आपने काम किया है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। बीएनएस के अंदर इसकी डेफिनेशन उल्टी है, ठीक है, विदाउट ड्यू केयर और इंटेंशन। उसमें स्टार्टिंग भी ऐसी है, नथिंग इज डन विथ, ऐसा कुछ है कि नथिंग, ऐसा नहीं माना जाएगा कोई भी काम जो आपने विथ ड्यू केयर और इंटेंशन से नहीं किया, थोड़ा सा नेगेटिव में है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगी, एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ और इंटेंटेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। 10 है पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स किसके पास है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power and such rules may provide for all or any of the following matters namely, ठीक है, मतलब वन लाइनर है, ठीक है, टाइटल बेस्ड है ये सेक्शन। पावर जो रूल्स बनाने की, इनके तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। any other manner which is required to be or may be prescribed, every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it made। अगर कोई भी ऐसा रूल बनाया जाता है तो वो बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, सबको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सामने पेश किए जाएंगे। अगर कोई रूल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वाइल
इट इज इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, सेशन में हो, ठीक है, सत्र चल रहा हो, विच में बी comprised in one session or in 2 or more successive session, and if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form, or if be no effect, as the case may be. So however, that any such modification or annulment shall be without prejudice or to the validity of anything previously done अंडर दैट रूल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो रूल्स बनाने की पावर है वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हाँ, तो इसके कुछ केसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इसके ऊपर है एविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है, लैंडमार्क जजमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये सेक्शन 292 आईपीसी पर बेस्ड था ये, और सेक्शन 4 इंडिसेंट एक्ट के ऊपर बेस्ड था। इसके अंदर जो इंडिसेंट जो ऑब्सनिटी टेस्ट होते हैं, ऑब्सनिटी लॉज के दो तरीके के टेस्ट किए जाते हैं इंडिया के अंदर, जो एक हिकलिंग टेस्ट था और एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से होता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हिकलिंग टेस्ट जो ओल्ड मतलब चलता आ रहा था ऑब्सनिटी टेस्ट के लिए, उसको रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट की ओर बढ़ी। इसके फैक्ट्स ये थे कि एक क्या होता है कि इसके अंदर 1993 में एक स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक मैगजीन होती है, उसमें का एक लेख, एक आर्टिकल प्रकाशित होता है, ठीक है। और जर्मन मतलब एक जर्मन पत्रिका स्टर्न के अंदर होती है, और एक मतलब जो लेख होता है, वो आर्टिकल होता है, वो पुनः प्रकाशित होता है। उसमें क्या होता है, एक टेनिस खिलाड़ी होता है, और वो अपनी जो वो बिल्कुल गोरा होता है, और उसकी जो मंगेतर होती है वो सांवले रंग की होती है, और दोनों मतलब उसका न्यूड में पोज देते हैं, और वो ये इस तरीके की, और वो अपने जो उसकी जो ब्रेस्ट होती है मंगेतर की, उसको अपने हाथों से वो टेनिस प्लेयर ढक लेता है, ठीक है। और वो इस तरीके की इमेज एक मैगजीन में प्रकाशित करवा के और ये मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि रंग भेद की जो बुराई है वो सोसाइटी से मिटनी चाहिए, और अंतरजातीय लोगों में भी प्रेम और विवाह को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसकी आलोचना हुई, और एक मतलब 292 के अंदर इसको ऑब्सीन बताकर और इसके ऊपर केस फाइल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं था। इसका मतलब इसमें जो ऑब्सनिटी टेस्ट किया गया वो हिकलिंग टेस्ट को रिजेक्ट करके स्टैंडर्ड कम्युनिटी टेस्ट की ओर बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अश्लील निरूपण नहीं माना। इसको ये माना कि इसके तहत ऐसा प्रकाशन करने के पीछे मंशा ये थी कि रंग भेद को खत्म करके अंतर्जातीय विवाह और प्रेम को बढ़ावा देना था। तो इस तरीके से एविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इम्पोर्टेंट केस है। उसके अलावा एक और केस है जो फ्लिक्स एमए वर्सेस पीवी गंगाधरन का केस है। ये लास्ट आरजेएस मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था इसका 3 नंबर का, ठीक है। इसमें सिचुएशन दी गई थी, फैक्चुअल सिचुएशन की ब्रेस्ट फीडिंग है, और उसकी फोटोग्राफ को मतलब प्रकाशित, ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते एक महिला की फोटोग्राफ को प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो क्या वो इंडिसेंट की कैटेगरी में आएगा? तो कोर्ट ने इसको इंडिसेंट की कैटेगरी में नहीं माना है, ठीक है, और इसको किसी भी प्रकार का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं माना है। फेलिक्स एमए वर्सेस पीवी गंगाधरन का केस है, दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा सेक्शन 292 आईपीसी कह दो आप, ऑब्सनिटी के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट है रंजीत टी उड़ीसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, ठीक है। इसके अंदर भी ये होता है मैगजीन से रिलेटेड, ये भी केस था, ठीक है। बहुत फेमस केस है, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ना, ये भी आप इसको रेफर कर सकते हो। ये जो एक्ट होता है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के जो ऑफेंस होते हैं, नेचर वाइज जो ऑफेंस होते हैं उन पर अप्लीकेबल है, ठीक है। उसके अलावा जुगराज कालू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2017 का भी केस है जो सेक्शन 4 और 6 पर बेस्ड है, और अभिषेक दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, वो भी इसके ऊपर बेस्ड है। फिर है एक दो चीज़ों और मैं बता देती हूँ। अगर
कोई किसी भी तरह के इंडिसेंट क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट क्या कर सकती है, मना कर सकती है कि इस तरीके के अश्लील क्वेश्चन पुट नहीं किए जाए कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये पावर सेक्शन 151 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट को दी गई है। उसके अलावा नो इंडिसेंट क्वेश्चन ऑफ टू रेप टू विक्टिम ऑफ रेप को भी आप इंडिसेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि उसके प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्सेज के बारे में। ये सारे के सारे इरेलेवेंट है, ठीक है, रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे एविडेंस के अंदर। ये भी सेक्शन 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है। तो ये कुछ एक छोटी सी कोई इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको देखिए और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।